स्वागत है प्यारे बच्चों आपका आपके इस कक्षा में। आज हम आपकी पुस्तक हमारी दुनिया के पाठ 7 के अंतिम भाग की बात करेंगे। पिछले दिनों हमने उसके 2 भागों की बात की। मैं हूँ नन्ना मक्का कहानी के झुम्मन दादा के दौर की बात की और फिर कितना बदला बदला अपना गांव पर हम लोगों बात किया। आज हम लोग कहानी में आगे चलेंगे। आमदनी, अठन्नी और खर्चा रुपया से बात की शुरुआत करेंगे। आइए कहानी की ओर चलते हैं और कुछ सीखते हैं। उम्मीद है कि पिछले दिनों जो हमने आपको होमवर्क दिया था उसे आपने पूरा किया होगा। आज हम फिर आपको पाठ के अंत में होमवर्क देंगे, उसे आप पूरा करके विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो तीसरा हिस्सा है उसका नाम है आमदनी, अठन्नी और खर्चा रुपया। आप इस भाग के नाम से ही समझ गए होंगे कि झुम्मन दादा के परिवार की अब स्थिति कैसी है और उनके खेती से जो आय है उस पर कितना उल्टा प्रभाव पड़ा है और उनकी आमदनी ज़रूर कम हो गई होगी और उनका खर्च जो है बढ़ गया होगा। और इस तरह इस कहानी में आगे का जो हिस्सा है वो आपको उन बातों को बता रहा है जो आज हम लोगों के आसपास के हालात हैं। और ये कहानी सिर्फ एक सदाबहार लाल की नहीं है, बल्कि हर गांव में ऐसे सदाबहार लाल आपको मिलेंगे जो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। गांव में गाय बैल की संख्या कम हो गई है और खाद जो हम लोगों को पहले गोबर का खाद इस्तेमाल होता था वो कम हो गया है। उनके जगह पे अब रासायनिक खाद का उपयोग हो रहा है। दूसरी एक दिक्कत ये आ रही है कि जो नए बीज है जो मार्केट से ख़रीद कर लाए जाते हैं, इसमें जो फसल उग रही है उसमें जल्दी कीड़े लग रहे हैं और इन कीड़ों से बचाव करने के लिए कीटनाशक या दवाई का छिड़काव किया जाता है जिसमें काफ़ी बदबू होती है और वो महंगे भी होते हैं। यानी फसल को तैयार करने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है और उसके मुकाबले में फसल से होने वाली आमदनी कम होती जा रही है। आमदनी कम होने से अब एक नई समस्या सामने आई कि खेती करने के लिए साहूकारों से कर्ज लेना पड़ रहा है और सदाबहार लाल को भी इन्हीं परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है कि साहूकार से मोटे ब्याज पर उन्हें कर्ज लेना पड़ रहा है। हमने पिछले कहानियों में पढ़ा बदलता आसरा, उसमें भी आपको पता चला कि कैसे लोग गांव छोड़कर चले गए। और उससे एक और पहले की कहानी में भी आपको हमने बताया कि किस तरीके से साहूकार से कर्ज लेकर के लोग मतलब मजबूरी में खेती कर रहे हैं और आमदनी नहीं हो रही है तो फिर दूसरे गांव जा कर के मजदूरी करना पड़ रहा है। कुछ कमोबेश स्थिति यही सदाबहार लाल की भी है कि आमदनी कम हो गई है और खेती के लिए उसे अब कर्ज लेकर काम करना पड़ रहा है। कर्ज लेने के बाद जब खेती हो रही है तो जो आमदनी होती है उस आमदनी का एक बड़ा हिस्सा बैंक को ब्याज के रूप में चुकाना पड़ रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति लगातार कम होती जा रही है, अच्छी नहीं रह रही है और आमदनी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है उनके। और सदाबहार लाल इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति बैंक के कर्ज के कारण लगातार ख़राब हो रही है। एक बड़ी समस्या ये भी आ गई है कि सब लोग अब पंप लगा करके बहुत नीचे से ज़मीन से पानी खींच लेते हैं, तो अब ज़मीन का जो जलस्तर है जिसको हम लोग अक्सर देखते हैं कि कुआं में पानी बहुत नीचे चला गया है और पहले ऐसा नहीं था। पहले पंप से खेती नहीं होती थी तो पानी बहुत ऊपर तक रहता था। अब लोग ज़्यादा पानी खींच ले रहे हैं जिससे ज़मीन का जलस्तर जो है पानी का एकदम नीचे चला गया है। और ये भी एक बड़ी समस्या है कि सिंचाई के लिए पानी के लिए बहुत ही महंगा पंप लगा करके लोग पानी खींच रहे हैं और बिजली की खपत हो रही है और इसमें भी एक उनका पैसा बर्बाद हो रहा है सिंचाई में बिजली के लिए। तो आप अगर इसको ध्यान से देखें तो जितनी भी चीज़ें नई आई उससे नई समस्याएं आ गई और उसमें खर्च बढ़ गया, इसलिए कि आमदनी कम हो गई और खर्च बढ़ गया। यानी कि बिजली का खर्च हो गया, रासायनिक खाद का खर्च हो गया, बीज की खरीदारी का खर्च हो गया और इन सब के कारण जो कर्ज लिया गया अब उसका ब्याज देना वो भी एक खर्च है। तो इतने सारे खर्च बढ़ जाने के कारण कि खेती जो है वो अब पहले जैसी इन लोगों के परिवार में नहीं रह पाई। भाइयों में बंटवारा हो गया तो खेत छोटे हो गए। अब खेत छोटे हो गए तो और परेशानियां आने लगी
और इन सब के कारण सदाबहार लाल जो है वो चिड़चिड़ा रहने लगा। उसकी उम्र भी बढ़ गई और वो चिड़चिड़ा हो गया है क्योंकि वो अपनी खेती से पहले की तरह आमदनी नहीं कर पा रहा है और वो अब नाखुश रहने लगा है। और इन सब चीज़ों का असर जो है वो उसके बेटे दिनेश पर भी पड़ रहा है। दिनेश जो कि पढ़ा लिखा है, उसने पढ़ाई की है और वो अब खेती के काम को करना नहीं चाहता है। खेती का काम बुरा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर पढ़ाई कर ले तो खेती छोड़ दें। इसलिए कि खेती जो है वो एक तरीका है आय करने का और हम लोगों को अपने धान के लिए आत्मनिर्भर रहने के लिए, अपने खाने के भोजन के लिए आत्मनिर्भर रहने का तरीका है। इसलिए इसका पढ़ाई से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन दिनेश को ऐसा लगता है कि वो खेती में मुनाफा नहीं है और उसे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो दूसरा काम ऑटो चलाना चाहता है और खेती के सामान को बेचकर ऑटो को अच्छे से रखना चाहता है। और इस तरह ऐसा लग रहा है कि शायद अब झूमन दादा का परिवार खेती से पूरी तरह से नाता तोड़ ले, क्योंकि सदाबहार लाल ने तो खेती काफ़ी दिन की, लेकिन अब उसके बेटे दिनेश का जो रुझान है उससे ऐसा लग रहा है कि वो आय का अपना रास्ता बदल रहा है और वो खेती को छोड़ने की तैयारी में है। उसका रुझान जो है वो ऑटो चला करके पैसा कमाने पर है, क्योंकि खेती में उस तरह की आमदनी अब सदाबहार लाल को नहीं हो रही है। तो यही असर जो है वो दिनेश पर भी पड़ेगा और दिनेश को ऐसा लगता है कि उसे दूसरा काम करना चाहिए। पाठ के चौथे भाग और अंतिम भाग में शांति हेम्ब्रम जी के बारे में बताया गया है, जो खूंटी ज़िले के गोविंदपुर गांव की हैं। और उनके बारे में बताया गया कि उन्होंने बिल्कुल नई नई तकनीकों का उपयोग किया और पुरानी तकनीक का उपयोग किया अपनी खेती में और उसका उन्हें लाभ मिला। और वो जो है आज बहुत ही अच्छी पहचान अपनी बना चुकी हैं खेती के लिए। और उन्होंने महिलाओं के समूह बना करके लोगों को जागरूक किया खेती के बारे में। और वो खेती की श्री विधि का प्रयोग करती हैं। एक्चुअली ये मेडागास्कर विधि है, इसमें बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है सिंचाई के लिए। और चूँकि उनका खेत सीढ़ी नुमा है, इसलिए सीढ़ी नुमा खेत होने के वजह कर वो इस विधि का उपयोग कर खेती कर रही हैं। श्री विधि का मतलब होता है, एक तकनीक है ये जिसका अंग्रेज़ी का शब्द SRI इसमें इस्तेमाल हुआ है, श्री SRI। इसका मतलब होता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, यानी सघन धान प्रणाली। इसको शॉर्ट में श्री विधि कहा जाता है। इसमें कम पानी की ज़रूरत होती है खेती के लिए और ये विधि काफ़ी लाभकारी है। तो यहाँ पर जो बातें बताई गई आपको खेती के बारे में, वो ये है कि आप 4 चरणों में खेती को देख चुके हैं। पहले जो एक दौर था जब उतनी तकनीक नहीं आई थी और लोग धान उगाने के लिए बीज को साल भर संभाल कर रखते थे और गाय बैल से हल चलवाते थे और अपनी सब पारंपरिक चीज़ों का उपयोग करते थे। लेकिन समय बदला और एक दौर आया जब लोगों ने चीज़ों का इस्तेमाल तकनीक के आधार पर करना शुरू किया और गाय भैंस की जगह ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया हल चलाने के लिए। कुछ राज्यों में बुआई की मशीन भी आ गई और आमदनी बढ़ाने के लिए उन्होंने नकदी फसलें उगानी शुरू की। इस तरह उनका जीवन बेहतर होता चला गया। कच्ची सड़कें पक्की हुई, कच्चे मकान पक्के हुए और सिंचाई के लिए पंप का उपयोग हुआ। लेकिन इन सब का दुष्परिणाम आगे चलकर ये सामने आया कि पानी का जलस्तर नीचे चला गया पंप के उपयोग से, जानवरों की कमी हो गई और खेत जो है आपसी बंटवारे की वजह कर छोटे होते चले गए और लोगों को खेती करने के लिए ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि नए बीज जो थे उसमें ज़्यादा कीड़े लग रहे थे तो रासायनिक कीटनाशक खरीदना पड़ा। फिर रासायनिक उर्वरक, खाद इत्यादि की खरीदारी में खर्च होने लगे और इन सब चीज़ों के वजह कर जो आमदनी कम हुई तो उसके बाद लोगों को कर्ज लेना पड़ा और कर्ज का ब्याज भी एक खर्च बन गया और इस तरह उनके जीवन में दिन ब दिन परेशानियां बढ़ती रही। तो उसमें जो पुराने खेतीहर किसान थे उन्होंने उनकी जो आने वाली पुश्तें हुई उन्होंने खेती छोड़ी और दूसरे रास्ते अपनाए। जैसे आपने देखा कि दिनेश ने ऑटो ख़रीद लिया, जबकि झूमन दादा कितने अच्छे किसान थे और सदाबहार लाल ने भी अच्छी खेती की, लेकिन हालात बदलते गए और सदाबहार लाल की खेती अच्छी नहीं रही। कमोबेश ये कहानी हर गांव में आपको मिलेगी जहां लोगों को अपने पारंपरिक व्यवसाय को, खेती को छोड़ना पड़ा, जो कि अच्छा नहीं है। खेती बहुत अच्छी चीज़ है और खेती हमें मजबूत करती है और हमें अच्छे ताज़े सब्ज़ी मिलती है, हमें अनाज मिलता है। तो खेती जो है वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और
मजबूरी में खेती छोड़ने से दूसरे काम लोगों को करने पड़ते हैं। और फिर कहानी का अंत हुआ शांति हेम्ब्रम जी की कहानी पर, जिन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी तकनीक का उपयोग कर खेती की और एक श्री विधि जो है कम पानी में सिंचाई की, उसका तक उपयोग किया उन्होंने। और हमारा झारखंड इस तरह से शांति हेम्ब्रम जी जैसी महिलाओं के कारण आगे बढ़ रहा है। और हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए और मिलजुल करके खेती को मजबूत करना चाहिए। अब कहानी में QR कोड आपको दिया हुआ है, उस QR कोड को आप उसी तरह स्कैन करेंगे जैसे पिछले पाठों में किया था, और आप उसमें भाग लेने के बाद जो सवाल है उसको कॉपी में नोट कर